हर कातिल एक सबूत नहीं छोड़ता, कभी कभी सिर्फ एक सवाल छोड़ जाता है। और इस बार सवाल विशाल राठौर का था। केस सीधा ना है अर्जुन, सबूत कम सा है पर एंगल ज्यादा। इसे जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ये उतना ही उलझता जा रहा है। अरे एंगल छोड़ो भाटी, विशाल कातिल नहीं हो सकता। उसने खुद क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ दे दिया। बचपन से उसका सपना था इंडिया के लिए खेलने का। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा रे जिससे उसका सपना ना हमेशा के लिए टूट जाए। करण का भी यही सपना था, बस फर्क इतना है कि करण जिंदा नहीं है। करण ठाकुर महाराष्ट्र रणजी टीम का स्टार प्लेयर, नेशनल ट्रायल्स के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म। अंडर 15 के दिनों से ही मीडिया की उस पे नजर थी। सबको यही लगता था या भरोसा करता था, वरना करण जैसा लड़का थोड़ा बहुत धक्का मुक्की जरूर करता रहे। वक्त था शाम के 5 बजे, ना अंधेरा ना भीड़, और सबसे अजीब बात, स्टेडियम जहां हर कोना रिकॉर्ड होता है, बस वही जगह एक ब्लाइंड स्पॉट निकली। और सबसे ज्यादा हैरानी टीम सिलेक्शन में करण की जगह विशाल का नाम। विशाल बढ़िया प्लेयर है लेकिन सिलेक्टर की नजर उस पर ना पड़ी थी। करण को लास्ट मोमेंट में निकालने के लिए मेडिकल इश्यूज दिखाए गए थे, पर इंजरी का कोई प्रूफ नहीं मिला। ऐसा लग रहा है सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था। सब कुछ सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन किसी भी चीज के तार आपस में जुड़ ही नहीं रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये खेल खुद विशाल खेल रहा था या उससे खेला जा रहा था। एक सपना पूरा होने से पहले कुछ लोगों के लिए खतरा बन जाता है। सर, विशाल रेडी है स्टेटमेंट के लिए। विशाल ने बोला उसने करण को लास्ट बार मैच से पहले कॉरिडोर में देखा था। कहता है करण परेशान था, कुछ बातें हो रही थी फोन पे छुप छुप के। मैं उसके पास गया, उसने मुझे देखा, बस एक छोटी सी स्माइल दी और बोला गेम बदल गया है विशाल, सब कुछ। उसके बाद वो चला गया और मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं उस कॉरिडोर में था ही नहीं सर जब ये सब हुआ। मुझे तो अनाउंसमेंट के टाइम पता चला कि करण टीम में नहीं है और मेरी एंट्री हो गई। अगर मैं मर्डरर होता तो मैं वही बैट यूज करता जिससे मैंने क्रिकेट सीखा था। उस बैट से तो मैं सेंचुरी मारने वाला था। सवाल ये नहीं था कि विशाल सच बोल रहा था या झूठ, सवाल ये था कि उसने जो नहीं कहा उसमें क्या छुपा था। इसने जो कुछ भी कहा, या तो ये लड़का एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन बात में दम था। बैट आड़ा पॉइंट टची था। विशाल झूठ नहीं बोल रहा, या शायद वो सच छुपा रहा है। उसको कुछ ऐसा पता है जो वो बता नहीं पा रहा। पर एक बात है भाटी, उसने करण के लास्ट वर्ड्स बताए हैं, गेम बदल गया है। क्या मतलब है इसका? शायद किसी ने गेम बदलने का वादा किया था और करण ने किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। और अगर विशाल वहां था ही नहीं तो ये बैट उसके बैग में कैसे मिला? क्या किसी ने उसका बैग इस्तेमाल किया या उसने खुद सब कुछ सेट कर दिया? सबसे बड़ी बात, वो स्माइल। करण उससे मुस्कुराते हुए क्यों मिला जब उसका स्पॉट छिन गया था? कोई भी प्लेयर टीम था अपनी जगह जाने पर खुश तो हो नहीं सकता। ये गेम सिर्फ क्रिकेट का नहीं लगता रे, ये पूरा का पूरा शतरंज लग रहा है भाटी। अर्जुन साहब, भाटी भाई, क्या बात है? आज तो सीधा थाना बुला लिया। हम जैसे शरीफ लोग थाने में आते हुए अच्छे नहीं लगते। क्या करें जोनी सेठ, क्रिकेट सिर्फ फील्ड पर ना खेला जा रहा। दान में कुछ इश्या हो रहा है कि ये बात थाने में की जा सकती है आपके साथ। करण ठाकुर का आखिरी कॉल तुम्हें गया था, क्या बात हुई थी? बस एक कैजुअल कैचअप। करण की परफॉर्मेंस स्ट्रांग थी तो कुछ स्पॉन्सर डील्स की बात हो रही थी। सिर्फ बल्ला चलाने से घर तो नहीं चलता ना। टीम सिलेक्शन के पहले ही आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था खेल बदलने वाला है। ज्यादा कोइंसिडेंस ना लगता? अरे भाई, मार्केटिंग का जमाना है, थोड़ा हाइप, थोड़ा ड्रामा। हर लाइन का मतलब मर्डर तो नहीं होता ना। जॉनी सेठ एक फ्लैम्बॉयंट स्पोर्ट्स प्रमोटर, नाम का स्टाइल था
और काम का नेटवर्क गहरा। करण के करियर को लॉन्च करने वाले लोगों में से एक। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वो सिर्फ एक प्रमोटर था या गेम का असली मास्टरमाइंड? और आप स्टेडियम में थे, वही कॉरिडोर जहां तक करण की बॉडी मिली थी। स्टेडियम तो मेरा रोज का आना जाना है। नए टैलेंट कहाँ मिलेंगे आखिर? मैं हर मैच में होता हूँ, फ्रंट रो में। सीसीटीवी चेक कर लो। मैं छुप के नहीं आता। जॉनी नाम है मेरा। नाम से नहीं, मूव से गेम बनता है सेठ। जॉनी सेठ नाम स्टाइल का था, लेकिन इरादों में शार्पनेस थी। जिंदगी उसने स्पॉन्सरशिप्स और साइनिंग में बिताई थी, लेकिन करण ठाकुर के लिए वो सिर्फ एक क्लाइंट नहीं था, एक इन्वेस्टमेंट था। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो नेशनल लेवल पर जाके करोड़ कमा सकता था। एड्स, ब्रांड डील, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स और सेठ के प्रॉफिट। लेकिन जब करण ने एक नए एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की, तो सेठ के सपने भी छलक गए और शायद उसके प्लान्स भी। और उसी दिन करण की जगह विशाल का नाम अनाउंस हुआ। एक ऐसा प्लेयर जिसको सेठ थोड़ा टाइम से ग्रूम कर रहा था। नए टैलेंट, नए फेस, नई कहानी और फिर से नए पैशन का दौर। सवाल यह था, क्या जॉनी सेठ करण को साइडलाइन करना चाहता था, या फिर एक ऐसा प्लॉट जिसमें एक प्लेयर मरता है, एक दूसरा चमकता है और सेठ का गेम फिर से जीत जाता है? ब्लड स्प्लैटर पैटर्न बिल्कुल मैच नहीं करता। अगर विशाल ने वार किया होता तो दाएं हाथ पर छींटे होती, पर उसके बाएं कंधे पर खून मिला है। मतलब किसी और ने मारा और बैट ना जानबूझकर विशाल के बैग में डाल दिया। तो मोटिव क्या हो सकता है? और ये सब प्लान किसने बनाया? जॉनी सेठ सिर्फ स्पॉन्सर एजेंट नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था जो नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। कारण था बढ़ता नाम उसके लिए खतरा था और विशाल उसका अगला इन्वेस्टमेंट। अर्जुन और भाटी कुछ भी समझ पा नहीं रहे थे कि वो अपनी गट फीलिंग के साथ जाएं या फिर सबूत के साथ। अर्जुन ने अपनी जेब से सिक्का निकाला, उसे उलट पुलट कर देख रहा था, तभी वहां उसका दोस्त पंकज आया अपने भाई से मिलने। तू ठीक है ना छोटू? भाई मैंने कुछ नहीं किया, सच में कुछ भी नहीं। मुझे फंसाया गया है। मैं जानता हूँ, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। मैं तुझ पे आंच नहीं आने दूंगा। तुझे बचाने वाला कोई है तो वो मैं हूं। घर में सब ठीक है? हाँ हाँ, सब बढ़िया। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा को समझा रखा है, चिंता मत कर। मम्मी तो रो रही होंगी। हाँ, लेकिन उन्हें तुझ पर भरोसा है। वैसे भी तू हमेशा से लड़ता आया है, मैदान में भी और जिंदगी से भी। यहाँ भी तुझे लड़ना है, हिम्मत बनाए रखना है। भाई क्या सच में तुझे लगता है मैंने करण को मारा होगा? क्या मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, समझ भी रहा हूँ और लड़ भी रहा हूँ, तेरे लिए और सच के लिए। हमें अब जो करना है वो सोच समझ कर करना। जल्दीबाजी में पुलिस को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। टाइम ओवर। अरे गार्ड साहब, अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर और बात कर लेने दो। मिलने का समय खत्म हो गया। चलो उठो। चल, अब मैं चलता हूँ। कुछ भी हो मैं यही हूँ। हाँ, मुलाकात बस कुछ मिनट की थी, न ज्यादा शब्द न बड़ी बातें, लेकिन रिश्तों की सबसे बड़ी तासीर वही होती है जब भरोसा किसी वकील के कागज से नहीं, किसी अपने की आंखों से झलकता है। He's the monster, killing all the gangsters. Check out the razor off your range, he's the master. He's the monster, killing all the gangsters. चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। He's a bad boy, he's a bad boy, he's a bad boy, motherfucking bad boy. Bad, 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 bad boy.
जेल का विजिटिंग रूम सिर्फ मिलने की जगह नहीं होती। यहां खामोशी में कई राज पलते हैं और दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। आज का दिन भी कुछ नया लिखने जा रहा था। विशाल, कैसा है रे तू? यहाँ कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? हाँ? जेल के भीतर कोई कैसा होता है? ना दिन का पता चलता है ना रात। हर वक्त एक ही बात चलती रहती है दिमाग में। तुम क्यों आए हो? मेरी चिंता छोड़ो, घर वालों को संभालो। अपना सगा भाई जेल में हो तो मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूँ? दुनिया साथ छोड़ देती है, घर वाले नहीं छोड़ते। खून का रिश्ता सबसे गाढ़ा होता है। तुझे सब छोड़ देंगे तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। विशाल, जो अभी तक परेशान था, उसका चेहरा पहले नरम पड़ा। आंखों में सवाल थे, लेकिन पाक्या के लिए एक अपनापन भी था। विशाल को अब भी पाक्या पर भरोसा था। वो उसका भाई था, उसका सबसे करीब अपना। मुझे लगा तू अब तक कुछ करेगा, सब कुछ संभालेगा। ये सब क्यों हुआ पाक्या? मैं सब ठीक कर दूंगा। और ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। पाक्या ने अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली, गली क्रिकेट के दिनों की। अर्जुन, भाटी, विशाल और पाक्या एक छोटी सी ट्रॉफी के साथ मुस्कुराते हुए। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। अभी कुछ दिनों पहले तक सब कितना अच्छा था। लोग मेरा नाम चिल्ला रहे थे, सब मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे थे, अखबारों में मेरी फोटो छप रही थी। एक पल में सब बदल गया। हाँ, पर कुछ रिश्ते नहीं बदलते। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इतना कह के पाक्या वहां से चला गया। अपने भाई की ये हालत देख के उसके आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन पाक्या के वहां से जाने के बाद विशाल के दिल में एक नए भरोसे की जगह बनती गई। पुलिस स्टेशन में अर्जुन और भाटी इन्वेस्टिगेशन के नए मोड़ पर खड़े थे। पुरानी फाइल्स, नए सस्पेक्ट्स और एक बारीक जांच जो सच तक पहुंचने वाली थी। जॉनी सेठ कह रहा है कि उसका इस केस से कोई लेना देना ना है, पर वो हर वक्त कोई ना कोई कहानी गढ़ रहा है। उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ, जो चेहरे दिख रहे हैं ना, उनके पीछे भी कोई चेहरा छिपा है। साले सभी लोग मिले हुए हैं। सर, हमने स्टेडियम की हर एंगल से सीसीटीवी फुटेज रीचेक किया है। एक नए बंदे की प्रेजेंस नोटिस की है, कैप और हुडी में। उसका फेस ब्लर है, लेकिन बिल्ड एंड हाइट अनयूजुअल है। और ये बात तुम मुझे अभी बता रही हो? क्या किसी ने नोटिस किया उससे अंदर आते हुए? गेट 4 पे उसका एक्सेस रिकॉर्ड है, राघव मल्होत्रा के नाम पर टेम्पररी पास बना था। राघव? वो तो करण का पुराना राइवल था। उसका नाम तो फिक्सिंग के चक्कर में पहले भी आया था। अरे छोटा मोटा बुक्की बन गया था साला। ये क्या कर रहा था उस दिन? इसके ऊपर तो बैन लगा हुआ है, ये स्टेडियम में आ ही ना सकता। कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हो यार। ये इंडिया है, यहाँ इसे बैन का ना कोई मतलब नहीं होता। लगे हाथ उसके ऊपर भी दाव लगते हैं। बुलाते हैं हरामी को। राघव मल्होत्रा को पुलिस स्टेशन लाया गया। उसका चेहरा कॉन्फिडेंट था, लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ था। छोटे मोटे काम से मन भर गया क्या यार तेरा? बैटिंग का धंधा छोड़ के लोगों की सुपारी भी लेने लगा है तूने? उस दिन स्टेडियम में क्या कर रहे थे मैच के दिन? कल ही पुलिस भर्ती हुई है क्या? मैच के दिन लोग स्टेडियम में क्या करते हैं? लोग टिकट लेकर मैच देखने जाते हैं। थारे पास वीआईपी पास कहाँ से आई बे? अपन भी पुराना क्रिकेटर है, अपने कनेक्शन है, कर लिया जुगाड़ पास का। अगले मैच में तुम लोगों को भी चाहिए तो बताना, अपना सेटिंग है, कर देगा जुगाड़। मस्त फैमिली को लेके जाना, बैल्कनी से फुल मैच एंजॉय करने का, पॉपकॉर्न फ्री। सरकार पैसे देती है, बालकनी ना सही थर्ड क्लास से देख लेंगे मैच। हर जे सेटअप और लोग की हेल्प ना चाहिए। तो यो बता, थारा जुगाड़ किसने फिट किया था? जुगाड़ जॉनी सेठ ने किया था? पास का ही ऐसा है साहब, वो किसी के नाम का नहीं होता। किसी ने जुगाड़ भिड़ाया, किसी को मिला, किसी को दिया। मुझे वैसा ही मिल गया, मेरे को क्या पता, हो सकता है जॉनी सेठ का हो। और करण के साथ जो तेरा झगड़ा था उसका क्या? उस दिन तुम दोनों की सीसीटीवी में ना लड़ाई भी दिखाई दे रही है। अपन पुराने साथी थे, बहसबाजी तो होती रहती है। कोहली बेस्ट की रोहित, मैं बोला रोहित, वो मान नहीं रहा था और बहसबाजी ही तो था, मार तो नहीं दिया ना उसे। राघव से पूछने के लिए अब दोनों के पास कोई सवाल नहीं थे, ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत
जिसके आधार पर उसे थाने में बिठा सकें। उन्होंने उसे वापस भेज दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में एक टेप हाथ लगा, वही ऑडियो जिसमें करण को धमकी मिल रही थी। तुम लोगों ने पैसा खिलाकर हर मैच फिक्स किया, क्रिकेट को खोखला कर रहे हो तुम लोग। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, एक रिलीजन है इस देश में। करोड़ों लोगों के विश्वास को धोखा दे रहे हो तुम लोग। मैं अब और चुप नहीं बैठूंगा। अगर जिंदा रहना है तो चुप हो जा। जिन जिन लोगों ने हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश की वो अब कहाँ है किसी को पता नहीं। ये आवाज राघव की हो सकती है। क्या ये हम पता कर सकते हैं ये आवाज किसकी है? हाँ बिल्कुल, फॉरेंसिक वाले बता सकते हैं। फॉरेंसिक को भेजो, कल सुबह तक रिजल्ट चाहिए मुझे। विशाल जेल के अंधेरे में डूबते हुए एक और याद में चला गया। करण के साथ हुई उसकी आखिर नेट प्रैक्टिस के दौरान की बातें उसके दिल और दिमाग में गूंज रही थी। विशाल, तू मेरी बात मान। जॉनी और राघव मिलकर कुछ बड़ा कर रहे हैं। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत हैं। मैं बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सब एक्सपोज कर दूंगा। भाई मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना, ना ये बातें सुननी है। जितना कम जानो उतना बढ़िया। तू सिर्फ मेरे साथ रह, मैं बाकी सब हैंडल कर लूंगा। मुझे कुछ और सबूत जुटाने हैं। हो सके तो मुझे तेरी हेल्प लगेगी। ना भैया ना, तू बड़े बाप की औलाद है। तुझे सूझ रही है क्रांति, दुनिया बदलने निकला है। मुझे अपने गेम पे फोकस करना है। ये बातें जब करण और विशाल के बीच हो रही थी तब वहां कोई तीसरा भी मौजूद था। उसने सब कुछ सुन लिया। सर, रिकॉर्डिंग की वॉइस राघव से 76% मैच करती है। नॉट कंफर्मेटरी पर काफी स्ट्रॉन्ग। उससे अभी लाइटली मत लेने दो। प्रेशर बनाए रखो और हमें एक बार क्रिकेट एकेडमी भी जाना चाहिए। क्या पता वहाँ भी कुछ हाथ लग जाए। अर्जुन और भाटी एकेडमी जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात करण के पुराने कोच शर्मा से होती है। करण एक शरीफ और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसके आसपास कुछ लोग उसके सिंप्लिसिटी का फायदा उठाने लगे थे। क्या आपको किसी खास शख्स पर शक हुआ था क्या? स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन वो लड़का आकाश, आप लोगों को आकाश से बात करनी चाहिए। हमारे एकेडमी का हेल्पर है। उसकी करण से बात होती थी। करण सबसे बात नहीं करता था, हर जगह चुपचाप रहता था। करण आकाश से कुछ कह रहा था मैच से एक दिन पहले। मुझे लगा कुछ सीरियस बात है। क्या बात हुई थी? सुन नहीं पाया, लेकिन करण का मूड उसके बाद बदल गया था। वो किसी को एक्सपोज करना चाहता था, ये मैंने महसूस किया। एक और नाम आकाश, एक और लहर और एक और चांस सच के करीब जाने का। वो लॉकर जहां करण का सामान मिला था अब दोबारा सर्च हो रहा था। अर्जुन ने एक और सीक्रेट कंपार्टमेंट ढूंढा। ये क्या है? पेन ड्राइव। इस बार एक वीडियो फाइल मिली जिसमें जॉनी और राघव किसी अननोन आदमी के साथ डील कर रहे थे। सब कुछ सेट है। करण कुछ भी बोले मैच तो फिक्स होगा, और अगर ना बोला तो वो नहीं रहेगा। सब कुछ उलझ गया है, हर रास्ता डेड एंड लगता है। पर तू टूट मत। रात जितनी गहरी हो, सवेरा उतना करीब होता है। लेकिन जब रात इतनी गहरी हो कि अंधेरा सांस लेने लगे, तभी सच की रोशनी सबसे तेज चमकती है। जॉनी, राघव, विशाल और अब एक छोटा पर पावरफुल नाम आकाश। स्टेडियम का एक हम्बल स्टाफर जिसने सब देखा था पर कभी बोला नहीं। शायद डर था या समय का इंतजार, पर अब वक्त था सच बोलने का। मैंने देखा था, उस दिन लॉकर के पीछे कोई था। उसने कुछ सुना फिर भाग गया। उसने कैप पहना था पर उसकी चाल नॉर्मल नहीं थी। वो थोड़े अलग तरीके से चल रहा था। मैंने जाते हुए बस उसकी परछाई देखी। एक छोटी सी बात, एक कमजोर फिटनेस और एक परछाई। क्या अर्जुन और भाटी सच के करीब जा रहे थे या अंधेरे की ओर बढ़ रहे थे? क्या जानबूझकर उन्हें गलत लोगों के पीछे ही भटकने के लिए छोड़ दिया गया था? पिछली बार हमें पता चला एक छोटी सी तस्वीर, एक परछाई, एक चाल जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया।
आकाश के एक बयान ने जिस परछाई का जिक्र किया उसकी चाल नॉर्मल नहीं थी। हर पल इस कहानी में नई परतें जुड़ती जा रही थी। युवकाश ने जो बोला है उस पर भरोसा करना आसान ना है, लेकिन छोड़ भी ना सकते। उसने कहा था चाल अलग थी, नॉर्मल नहीं थी। शायद उस वक्त वो समझ नहीं पाया, लेकिन शायद अब समझ सके। सर, मैं आकाश को वापस बुलाती हूँ। उसके स्टेटमेंट को दोबारा वेरीफाई करना होगा। सर, मुझे जितना पता था सब आपको बता चुका हूँ। आप लोग बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। हमें जितनी बार जरूरत महसूस होगी ना, हम उतनी बार बुलाएंगे। यहाँ एक बेकसूर की जिंदगी बर्बाद हो सकती है और एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। तुम बताओ, उस रात जो तुमने देखा लॉकर रूम के बाहर, वो आदमी की चाल, क्या तुम उसे दोबारा पहचान सकते हो? मुझे सिर्फ एक चीज याद है, उसकी चाल नॉर्मल नहीं थी, थोड़ी अजीब थी, जैसे थोड़ा लंगड़ा रहा हो। ना पक्का याद सा है? हाँ साहब, पक्का वो थोड़ा उचक कर चल रहा था, सीधा नहीं चल रहा था। उसी वक्त पाक्या थाने में विशाल की बेल के सिलसिले में आया हुआ था और बस बाहर निकल रहा था। बारिश हल्की हो चुकी थी। आकाश, तू यहाँ? हाँ भैया, पुलिस ने बुलाया था कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए। आपकी विशाल से कुछ बात हुई? तुम असली कातिल को जरूर पकड़ लोगे। जैसे ही पाक्या निकलता है, एक परछाई जमीन पर पड़ती है। आकाश की नजर पड़ती है। एक पल के लिए वक्त रुक जाता है। उस लिंप का पैटर्न उसके जहन में ताजा हो उठता है। रुको रुको, हाँ हाँ, ऐसी ही चाल थी, बिल्कुल ऐसी। क्या क्या कहा तुमने? सर, उसकी परछाई उसी चाल वाली थी जो मैंने लॉकर रूम के बाहर देखी थी। वो तस्वीर अब साफ होने लगी थी। एक ऐसी परछाई जो पहले बस अंधेरा थी, अब नाम और चेहरा दोनों पा रही थी। आकाश की बात सुन के सबका दिमाग घूम जाता है। सब भाग के सीसीटीवी फुटेज देखने जाते हैं जिसमें वो बिना चेहरे वाला इंसान दिखा था और उसकी परछाई दिखी थी। सर, हमने गेट 3 का सीसीटीवी फुटेज और पक्या की चाल का फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया है। एक लिंप, लेफ्ट फुट ड्रैग, ये मैच करता है। पक्या के पुराने इंजरी रिकॉर्ड से भी कंफर्म होता है। गेट 3 की फुटेज में वही चाल है जो अर्जुन ने डिस्क्राइब की थी। तो इसका मतलब जिस लिम्ब को आकाश ने देखा था, वही चाल, वही ट्रैक, वो पाक्या ही था। अब सब कुछ एक पॉइंट पर आ रहा है। आकाश की बात, सीसीटीवी और पाक्या की चाल, लेकिन सबूत पूरे होने चाहिए। हमें मोटिव ढूंढना होगा रे, और भी गहराई में जाके ना सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। पर अर्जुन, सबूत तो साफ सा है, पर तू देख, यो पाक्या है, हमारा दोस्त विशाल का भाई। रखे वो सच में किसी को? मुझे यार समझ नहीं आ रहा भट्टी। दिमाग कह रहा है कुछ और, दिल कुछ कह रहा है और, दिमाग कह रहा है कुछ और, दिल कुछ और कह रहा है। शायद सच काफी दर्दनाक होगा रे। ये राज अब घनेरे हो रहे थे, लेकिन रोशनी दूर नहीं थी। हर कदम के साथ सच सामने आ रहा था और पाक्या की परछाई और गहरी होती जा रही थी। सर, एक और चीज मिली है। स्टेडियम के एक पुराने इलेक्ट्रीशियन ने स्टेटमेंट दिया है। उसने मैच से एक दिन पहले एक आदमी को विशाल के बैग के पास देखा था, हुडी और कैप में। फेस देखा उसने? नहीं, लेकिन उस आदमी ने फोन पर किसी से बात की थी। उसकी आवाज उस इलेक्ट्रीशियन को वैगनली याद है। उन्होंने कहा कुछ अजीब था उस आवाज में। आवाज? यहाँ वो थ्रेड कॉल का वॉइस मॉड्यूलेशन फाइल ला सकती हो क्या? रुकावट हटा दी जाएगी। विशाल को टीम में नहीं होना चाहिए। सर, हाँ वही लफ्ज था। सेम लाइन है, ये कोइंसिडेंस ना हो सकता। मैं वॉइस पैटर्न एनालिसिस शुरू करती हूँ। हमारे पास पाक्या का एक पुराना फोन रिकॉर्ड भी है, उससे कंपेयर करते हैं। सर, वॉइस मॉड्यूलेशन के नीचे जो बेस लेयर थी वो पाक्या की वॉइस से मैच करती है। सब कुछ साफ होने लगा था। चाल, वॉइस, प्रेजेंस, एक एक कड़ी जुड़ रही थी, बस मोटिव नहीं मिल रहा था। पाक्या अपने भाई को सुपरस्टार बनाना चाहता था,
वो उसे हर चीज में आगे रखना चाहता था, लेकिन विशाल की फील्डिंग उसकी कमजोरी थी और ये बात सब जानते थे। एक रोज जब पाक्या मैच के दौरान टीम के साथ खड़ा था तो उसने करण को कहते सुना। पाक्या अपने भाई का मजाक होते देख रहा था। उस वक्त उसने सोचा, सब कुछ हमें पता चल गया है। तुम्हारे फुटस्टेप्स, सीसीटीवी, थ्रेट कॉल, वॉइस मॉड्यूलेशन सब मैच करता है। तुम लोगों को कुछ नहीं मिला तो भाई को फंसा रहे हो। हम किसी ने फंसा ना रहे पंकज, सारे सबूत थारी और इशारा कर रहे हैं। मैं क्यों मारूंगा? भाई के लिए ऑब्सेशन, ईगो, अरे दुनिया के लिए एक सेवियर बनने का सपना। तुम भूल गए कि तुम सपने पूरा कर रहे थे किसी और की जिंदगी के कॉस्ट पे। तुम साबित नहीं कर सकते। मेरे पास कोई मोटिव नहीं है। क्या मैं जेलस था? हो सकता है, पर जेलसी से कोई मर्डर नहीं करता। तुम्हारे और विशाल के बीच का रिश्ता सब जानते हैं, इतना मोटिव काफी होता है। और फॉरेंसिक वॉइस मैच तो हो ही गई है। तुमने कॉल किया था डिस्टॉर्टेड वॉइस में। थारी प्लानिंग थी ताकि तुम इस मर्डर केस में जॉनी और राघव को भी उलझा दो, ताकि सक एक मैच फिक्सर पर चला जाए। तुम लोग दोस्ती का मतलब नहीं जानते। मैं उसका भाई हूं। तो फिर बताओ, भाई होने का मतलब किसी का खून करना होता है? मैं भाई था, सिर्फ भाई। पर अगर तुम कहोगे तो हाँ, मैं किलर भी था, लेकिन एक ऐसा किलर जिसका नतीजा एक चैंपियन बना। चैंपियन? विशाल ने जब ये बेरा चलेगा तब वो खुद टूट जाएगा। मैं हर रात सोचता हूं, क्या वो शॉट, वो ट्रॉफी उसके लायक थी? शायद नहीं, पर मैं रुक नहीं सका। झूठ, सच, दोस्ती, वफादारी, सब कुछ एक पल में टूट गया था। अर्जुन की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या दोस्ती का मतलब यह होता है? कुछ दिन बाद भाटी और अर्जुन जेल गए विशाल से मिलने, उसे सच बताने। सब ठीक है ना? आज पाक्या नहीं आया? तुम्हारा भाई पाक्या? उसने करण को मारा। उसने सब कुछ प्लान किया सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें भी विश्वास न होया, पर सबूत सब कुछ कह रहा है। पूरी कहानी सुनने के बाद विशाल की आंखों में आंसू की नमी थी। चैंपियन बनने का रास्ता जिसने उसके लिए साफ किया, वो उसके भाई के खून से लाल था। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन और भाटी जेल गए पाक्या से मिलने, शायद जवाब ढूंढने। मुझे अब खुद समझ नहीं आता अर्जुन, पर विशाल चैंपियन बना तो क्या मैं विलन हो गया? कभी कभी विलन और हीरो के बीच में फर्क सिर्फ एक फासला होता है, और वो फासला सब कुछ बदल देता है। चैंपियन वो था, तू सिर्फ एक इंटरप्शन था। मैच फिक्सिंग का डाटा भी मिला था, याद से? हाँ, पर कुछ नहीं कर सकते थे। वो अलग केस था और हमारी रीत से ना बाहर भी था। कभी लगता है हमने जो सच पकड़ा वो सिर्फ आधा है, बाकी सब कहीं छुप गया। सही कह रहा है, हर जीत के पीछे कुछ खोया गया होता है। हर ट्रॉफी के नीचे एक कहानी दब जाती है रे। कुछ कहानियां ट्रॉफी के साथ खत्म नहीं होती, उनकी असली जीत या हार कहीं और लिखी जाती है। ये थी कहानी एक सपने की, एक साजिश की और एक परछाई की। He's a monster, killing all the gangsters. Check out the razor off your range, he's the master. He's the monster, killing all the चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक।
8. कसौल के छोटे से पहाड़ी गांव में रात का सन्नाटा एक अजनबी डर के साथ सुलग रहा था। ये वो जगह थी जहां बैकपैकर्स की चहल पहल और गिटार के सुर गूंजते थे, लेकिन रात के अंधेरे में बस एक खामोशी जो कुछ कहती थी और कुछ छुपाती थी। आज रात भी वैसी ही थी जब तक एक रेडियो कॉल ने गांव के सुकून को छेड़ दिया। देश देश सुन रहे हो? मैं जंगल में हूँ। वो आ रहा है। वो सबको ले जाएगा। रमेश गांव का एक मशहूर गाइड उस रात के बाद गायब हो गया। न उसका कोई पता न कोई निशान। गांव वालों के चेहरे पर डर था और अफवाहें जंगल की हवा की तरह फैल रही थी। कोई कहता भूत, कोई कहता शैतान। दिल्ली से 2 स्पेशल ऑफिसर्स भाटी और अर्जुन इस राज को सुलझाने कसौल पहुंच चुके थे। उनकी जीप अभी अभी गांव के कच्चे रास्ते पर रुकी थी। भाटी भाई, क्या जगह है यार ये। रात के 12 बजे जंगल के बीच और ये साला ठंडा हवा। मेरी हुडी भी काम नहीं कर रही है रे। अरे हुडी का रोना बंद कर अर्जुन, केस सॉल्व करना है। ठंडी में ना नाचना। रमेश कौन था ये बेरा कर। हाँ, हरियाणवी सिंगम साले। थोड़ी सी ठंडी क्या लगी, तेरा गुस्सा तो अभी भी गर्म है। चल, गाँव का चौराहा दिख रहा है, कोई चाय की डबरी होगी, फिर वहीं से करते हैं। भाटी की आंखों में वही तेजपन था जो हर केस के शुरू में उभरता था। उसके लिए ये कोई छुट्टी वाला गांव नहीं, बल्कि एक पजल था जिसको सुलझाना था। अर्जुन उसका हमेशा का साथी अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी वही गहरी समझ रखता था। दोनों के कदम गांव के चौराहे की तरफ बढ़े, जहां एक छोटी सी चाय की दुकान की रोशनी अभी जगमगा रही थी। कोई है जो यहाँ रमेश के बारे में जानता है? बोलिए, टाइम ना हमारे पास। साहब, रमेश तो यहाँ का बेस्ट गाइड था, पर उस रात के बाद बस उसका रेडियो कॉल सुना था। कहता था अब वो आ रहे हैं। हमें लगता था कोई शक्ति है जंगल में। शक्ति? भाई, ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है। कोई इंसान ही होगा या कोई जानवर होगा। तुम लोग इतना डरते काहे को है रे? साहब, आप नहीं समझेंगे। ये जंगल, ये सिर्फ पेड़ और नदी नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी है। 20 साल पहले भी एक गाइड ऐसे ही गायब हुआ था। फिर उसकी लाश सुरंग के पास मिली थी। सुरंग? कौन सी सुरंग? वो पुरानी खदान वाली सुरंग साहब, बंद हो चुकी है सालों से। लोग कहते हैं वहाँ कुछ जागता है। हाँ, और वहाँ डिस्को लाइट्स भी जलती होंगी रात को ना। पार्टी, ये लोग अफवाह फैलाते हैं रे, और हमें ना काम करना है। चल, सुबह जंगल में चलते हैं, देखते हैं क्या राज है साला। भाटी ने गांव वालों की बातों को सुन तो लिया, पर उसका दिल लॉजिक पर अटका था। सुरंग, रमेश का गायब होना, और ये वो आ रहा है वाला रेडियो कॉल, ये सब उसके दिमाग में एक सवाल बन के गूंज रहा था। अर्जुन जैसे हमेशा करता था, बातों को हल्का करने की कोशिश में लगा था, पर उसकी आंखों में भी एक छुपा सा डर था। रात के अंधेरे में दोनों ऑफिसर्स ने फैसला किया कि सुबह जंगल की खोज शुरू करेंगे। सुबह का सूरज कसोल के पहाड़ों पर छाया, पर जंगल के अंदर का अंधेरा अभी भी कायम था। भाटी और अर्जुन अपने बैकपैक्स के साथ उस रास्ते पर चल रहे थे जहां रमेश आखिरी बार देखा गया था। हवा में एक सर्दी थी और पेड़ों के साए उन पर एक अजीब सी नजर रखे हुए थे। ए भाटी भाई, ये जंगल तो कोई मेज नहीं है रे। कितना चल लिया रे, और अभी तक कुछ मिला ही नहीं है।
तू बोलते हैं ना लॉजिक लॉजिक, तो ये लॉजिक क्या है रे? मुहाने पर पहुंच गए। सुरंग का मुहाना पेड़ों और पत्थरों के पीछे छुपा था, जैसे कोई भूला हुआ राज। हवा अब ठंडी हो चुकी थी और अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सिसकी। तो बोलता हूँ अभी चाय पीने वापस चलो रे। चाय छोड़, मुझे अब दारू चाहिए रे भाई। भाटी ने टॉर्च जलाई और सुरंग के अंधेरे में कदम रखा। अर्जुन थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ उसके पीछे चला। सुरंग के अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे छेद नहीं पा रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र उभर रहे थे, एक विशाल छाया जो जैसे उन्हें घूर रही हो। ए भाटी, ये दीवार पर क्या लिखा रे? ये कोई पेंटिंग है या कोई वार्निंग है रे? ये पुराना लगते हैं, शायद किसी खदान के वक्त। पर ये छाया, ये किसी इंसान की अलग थी। हाँ, अब तू बोलेगा ये भूतिया राक्षस है ना? गांव वाले भी बोल रहे थे कोई राक्षस है जो जंगल को बचाता है। तू मानता है इस बकवास में क्या? या ये मुझे डराने के लिए बकचोदी कर रहा है तू मेरे साथ? बकवास ही है। लोग राक्षस की बात कर रहे हैं इसलिए तो डर रहा है। चुड़ैल की कर रहे होते तो मुझसे भी पहले यहाँ पहुंच जाता। मुझे याद है थारी चुड़ैल एक्स, याद रख। उसके जैसी चुड़ैल तो दुनिया में कहीं नहीं होगी रे। मेरी माइकल जैक्सन की पोस्टर फाड़ दी थी उसने। याद रख, इंसान ही इंसान को डरा सकता है अर्जुन। ना कोई भूत और ना कोई चुड़ैल और ना कोई राक्षस, कोई और यहाँ है। देख देख, जमीन पर ये खून के छींटे। सुरंग के अंदर एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि भाटी और अर्जुन के कान सुन्न हो गए। टॉर्च की रोशनी इधर उधर हिलने लगी और दोनों ऑफिसर के चेहरे पर एक सवाल था। ये क्या था? चीख जंगल के बाहर से आई थी, गांव की तरफ से। भाटी ने अपनी गन निकाली और अर्जुन ने अपना रेडियो चेक किया, पर सिग्नल टूट चुका था। ए भाटी, ये कोई इंसान नहीं था रे। तू सुना था रे वो आवाज? वो गांव से आई है। चल वापस चलते रे भाटी। जिंदा रहे तो और केस सॉल्व कर लेंगे रे मेरे भाई। ये भाटी, मैं तुझे पर्सनली बहादुरी का मेडल दिलवाऊंगा। चल वापस चल रहे। अर्जुन, दिमाग ठंडा रख। चीख इंसान की थी और अगर गांव से आई है तो मतलब कोई और खतरे में है। सुरंग भी रुक सकती है, पहले गांव चल। भाटी और अर्जुन सुरंग से बाहर निकले, उनके दिल में एक नया डर और एक नया सवाल लेकर। रमेश का राज, सुरंग का अंधेरा और अब ये नई चीख, ये सब एक बड़े राज का हिस्सा लग रहे थे। जंगल के साए अब उन पर और गहरे हो रहे थे और कसूल का सन्नाटा अब एक खतरनाक गूंज बन चुका था। क्या रमेश का गायब होना सिर्फ एक हादसा था या कोई बड़ा खेल? भाटी और अर्जुन के सामने अब एक जंग थी, न सिर्फ जंगल से बल्कि उस डर से जो इंसान के दिल में पैदा होता है। अगला एपिसोड सुरंग का रहस्य में देखें क्या खुलासा होता है जब ये दोनों सुरंग के अंधेरे में उतरते हैं। भाटी और कजबजे सुरंग के अंधेरे में उतरते जा रहे थे। अंदर की हवा में सर्दी और कुछ अजीब सी बासियत थी, जैसे हर दीवार उनसे कुछ कह रही हो। पहली बार नहीं था जब भाटी किसी राज के पीछे जा रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो लॉजिक से परे था। ए भाटी, तुम मानेगा नहीं रे, पर मेरे दादाजी कहते थे ये सुरंग में ना भूतिया राक्षस रहता है, जंगल का रक्षक, जो हर 20 साल में जाग जाता है। उनको भूख लगती है और उनका जो शिकार होते हैं ना, हमारे जैसे लोग होते हैं। प्रकाश बजे, तू इंस्पेक्टर है कि तांत्रिक की औलाद? ये सब सुन के लोग डरते हैं और डरता है सच छुप जावा है। हम फैक्ट्स के लिए आए हैं और तू बेताल बच्चे सी कहानियां सुना रहा है। सुरंग की दीवारों पर बनाए गए चित्र पुराने थे, शायद उस वक्त के जब यहां खान होती थी। एक चित्र में एक विशाल छाया दिख रही थी, जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। कजबजे ने अपना हाथ चित्र पर रखा और उसकी उंगलियों के नीचे से मिट्टी झड़ गई।
देख भाटी, ये वही है, दादा के ख्वाब के जैसा ही सच हो रेला है सब कुछ। बड़ा सा है राक्षस, हमें इसकी आंख में नहीं देखना चाहिए रे, वरना ये हमें भी मार देगा रे। ये चित्र किसी खनन के समय बनाए गए होंगे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, पर हम किसी आर्टिस्ट की म्यूजियम में नहीं आए। देख यो क्या है। भाटी ने जमीन से एक जैकेट उठाई, खून से सनी हुई, जो कई जगहों से फटी हुई थी। अंदर एक टूटा हुआ कैमरा भी मिला। कैमरा पुराना था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड अभी भी अंदर था। रमेश की जैकेट थी, उसने पहनी थी जंगल जाते वक्त। तो वो यहाँ था, और शायद उसकी मौत भी। हमें यहीं ठीक से देखना चाहिए, क्या पता कुछ और भी मिल जाए। मैं देखता हूँ, तू कैमरा से चेक कर। कैमरे में जो तस्वीर थी वो साफ नहीं थी, लेकिन एक चीज दिख रही थी, एक छाया, इंसान से कुछ बड़ी, कुछ टेढ़ी। तस्वीर में रोशनी कम थी, लेकिन गजबजे ने उस छाया को तुरंत पहचान लिया। ये वही है रे, भूतिया राक्षस। ये भूतिया ना है, तू चूतिया है। अरे चुप हो जा मारे भाई। यो कोई ऐसा इंसान है जो लोगों ने डरा रहा है और उन्हें मार रहा है। छाया का मतलब हमेशा भूतना होता, कभी कभी वो इंसान का अंधेरा चेहरा भी होता है। भाटी और गजबजे वापस गांव लौट आए। रमेश के गायब होने के बाद अब सभी लोग चिंतित थे। उनका अगला स्टॉप था गांव की सबसे पुरानी औरत, मंगला। तुम दोनों भी जाए उस मौत के मुंह में। अच्छा हुआ जो जिंदा लौट आए, वहां से कोई लौट कर नहीं आता। रमेश के बारे में तो जानते ही हो, वो भी वहीं गया था। माई, आपको कुछ याद आया है? 20 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था ना? आप तो तभी यही थी ना, आपको तो पता होना चाहिए। कुछ याद हो तो हमें बताइए, हमारी मदद हो जाएगी। हाँ, एक और लड़का था, हरीश। हाँ, हरीश नाम था। उसने भी जंगल में कुछ तो देखा था, फिर वो लापता हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली, लाश सुरंग के पास। उसकी आंखें जैसे कुछ देखा हो जो कह नहीं सका, कुछ बहुत ही भयानक, डरावना। आपने किसी और को उस वक्त देखा था? कोई और जिसे आप पहचानती हो, जो जिंदा हो? मरे हुए लोगों से पूछताछ नहीं कर सकते ना? बस एक चेहरा याद है, एक पुराना टूरिस्ट, जवान और गठीला बदन, अंग्रेज लगता था। कैमरा लेके छुपा छुपा घूमता था, मगर फिर वो भी गायब हो गया। अरे जिंदा इंसान, बोलने वाला इंसान, जिसकी सांसें चल रही हो। मरे हुए लोगों का क्या करूंगा, वो भी 20 साल पहले। गजबजे भाटी की ओर मुड़कर बोलता है, बुढ़िया को अंग्रेज का नाम याद नहीं, लेकिन गठीला बदन याद है। अपनी जवानी में शौकीन रही होगी। एक और लड़की गायब हो गई, शीतल। जंगल के रास्ते गई थी, अब तक वापस नहीं आई। सब होशियार हो जाओ, अपनी जान बचाओ। वो वापस आ गया है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। गांव में फिर से एक अफरा तफरी मच गई थी। शीतल एक टूरिस्ट सुबह से लापता थी। भाटी और गजबजे ने बिना वक्त गंवाए जंगल की राह पकड़ी। ए भाटी, लगता है ये कोई सीरियल किलर है रे। हर 20 साल में कुछ लोगों को मारकर लोगों में भूत का डर फैलाता है, ताकि कोई सच के ना करीब न जा सके। तो सवाल यूँ है, वो कौन है? 20 साल बाद ही क्यों लोगों को मारना शुरू कर रहा है? या यूँ भी हो सकता है कि हम अलग अलग मर्डर्स में एक तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा कुछ हो भी ना, सारे मर्डर एक दूसरे तय अलग हो। हाँ, और ये भी तो हो सकता है ना कि 20 साल पहले जो मर्डर्स हुए हैं उनका फायदा उठाकर कोई दोबारा से मर्डर करना शुरू कर रहा हो, ताकि उस कहानियों के साए में अपना कांड को छुपा ले। क्या बोलता है? कुछ भी आपस में नहीं जुड़ रहा है। वो काली गुफा ही है जो सभी घटनाओं में एक बीच का रास्ता सा है। जंगल के बीच उन्हें एक नया चेहरा मिला, मीना, एक लोकल हर्बल हीलर। वो जंगल के गहन हिस्सों में दवाइयां इकट्ठा करती थी और गरीब लोगों का इलाज करती थी। मैंने कल रात एक छाया देखी थी, सुरंग के उस पार।
मेरे पीछे कोई तो था। जब मैंने मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है वहाँ कोई था। श्योर हो मीना? मेरे जैसे लोग गलत नहीं देखते साहिब। मैंने जंगल की सांस को महसूस किया है। जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं होता साहिब, यहाँ यादें भी जमीन में बसी होती हैं। मैं इन पेड़ों से बातें करती हूँ, ये मुझे अपना दुख सुख सब बताते हैं। ए भाटी भाई, मुझे तो यही पागल लग रही है, ये पेड़ों से बात करती है रे। ना जी, जब पेड़ आपसे बात करते हैं तो उनसे पूछ लेना था कि आपके पीछे कौन खड़ा था, और उनसे ये भी पूछ के बताइएगा जंगल में मर्डर कौन कर रहा है। मीना की बातों पर भाटी और अर्जुन हंस तो जरूर रहे थे, मगर मीना ने और शक की लहर फैला दी। हर किसी का अपना सच था, पर सच सिर्फ एक था। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, पर कल रात को मैंने एक आदमी को देखा था सुरंग के पीछे के रुख में। उसकी चाल में कुछ अलग था, जैसे वो सुरंग के रास्ते जानता हो। पहले मैंने ये बता, तू कौन है भाई, और यहाँ क्या कर रहा है? मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ साहब, यहाँ गाइड का काम करता हूँ। आपको भी कहीं घूमना हो तो मुझे बताना। ये रहा मेरा कार्ड। तू पहले क्यों नहीं बोला? डर लगता है साहब, यहाँ लोग चुप रहते हैं, वरना वो रक्षक मिलता है। मुंह बंद रखने में ही भलाई है। मैं जानता हूँ कुछ रास्ते, पर वो सब पुरानी बातें हैं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। मैं सालों से उधर नहीं गया, सुरंग के आसपास के इलाके भी बदल गए होंगे। कोशिश तो कर ले, वरना समझने के लिए वक्त कम पड़ जाएगा। याद करने की कोशिश कर। हर रोज गांव में लोग गायब हो रहे हैं और अगले दिन उनकी लाश मिल रही है। किशन ने आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ देखा। जंगल कुछ लोगों के लिए नहीं है साहिब, कुछ रास्ते वापस नहीं लौटते। उन लोगों को समझना चाहिए, उनका जंगल से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ के जंगल सबको अपना नहीं मानते। जो बाहर से आए हैं उनको वहां नहीं जाना चाहिए। राज गहरा होता जा रहा था, लेकिन भाटी और कजबजे अब उसके करीब पहुंच चुके थे। कैमरा की तस्वीर, खून से भरी जैकेट, शीतल का स्कार्फ और रवि किशन का जिक्र, सब कुछ एक रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन क्या ये रास्ता सच तक ले जाएगा या एक और मौत का सबब बनेगा? कई बार अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के इरादों का भी होता है। भाटी और कजबजे केस सॉल्व करने के लिए हर हद से गुजर सकते हैं। उन्होंने टनल में फिर से कदम रखा था। रवि और किशन के बारे में नए क्लूज ने उन्हें अंधेरों की तरफ खींच लिया, जहां जंगल के राज छुप गए थे। प्रकाश बजे, हमारे पास सिर्फ एक चांस है। अगर ये रास्ता सच में उन्हीं चीजों तक लेके जावा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो गलत कदम सब कुछ बेकार कर देगा। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। एक गलती और काम तमाम। ये तो है भट्टी, लेकिन तुमने जो कहा मैं समझ रहा हूँ। हम ये सुरंग के अंदर का राज जानने के लिए आए हैं, और उसके बिना यहाँ से जाएंगे तो नहीं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भट्टी, हमने इससे कई केस सॉल्व किए हैं, ये भी कर लेंगे रे। टनल में कदम रखने से पहले की याद भाटी और कजबजे रवि के साथ बैठकर जंगल के राज सुन रहे थे। रवि दोनों को वो कहानियां सुना रहा था जो उसने अपने लोगों और बड़े बूढ़ों से सुनी थी। इस बीच किशन का भी जिक्र आया। किशन कुछ अलग हो गया था, वो कुछ देखता रहता था, कहता था कोई उसे देख रहा है और जंगल में सिर्फ पेड़ हैं। या शायद सिर्फ वही समझ पाया था कि पेड़ के पीछे क्या छुपा है। और तूने कब पहली बार महसूस किया था कि वो बदल गया है? जब उसने एक दिन बिना वजह गांव के मंदिर के सामने रस्सी से लटकने वाली मूर्ति बनाई, बिना आंखों की। रवि का चेहरा उस वक्त बिल्कुल सफेद पड़ गया था, जैसे वो दोबारा उसी घटना को जी रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो सिर्फ वो समझ सकता था जिसने किसी अपने को खो दिया हो।
टॉर्च की रोशनी में एक अजीब सा सिंबल चमका, एक चक्र जिसमें 3 आंखों जैसे दाग बने हुए थे, जैसे किसी सीक्रेट कल्ट का निशान हो। ये सिंबल, अरे मैंने पहले भी देखा है, कसोल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब में। ये जानकर खुशी हुई कि तू लाइब्रेरी भी जाता है और किताब पढ़ने भी जाता है। ये बात सुन के मुझे डर भी लगने लगा रे। वैसे ही है ना, किसी वार्निंग जैसा लगता है। हो सकता है ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो, हमने गुमराह करने के लिए, और इसके पीछे का सच कुछ और ही है। या हम किसी पुराने नाटक में फंस गए हैं जिसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है। डायरेक्टर जैसे नचा रहा है, हम नाच रहे हैं साला। हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा रे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनकी टॉर्च की रोशनी एक नैरो पाथ पे पड़ती है, जहां वॉल्स पर खून जैसे रंग से कुछ लिखा है, आखिरी दफा मत लौटना। ये वार्निंग है या किसी का कन्फेशन? शायद दोनों। एक मोड़ पर एक पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ था। जब भाटी ने उसे उठाया, एक फाइल मिली। नाम था हरिराम दत्त। हरिराम दत्त? ये कौन है रे? ये नाम सुना सुना सा लग रहा है रे भाटी। शायद तू ही कुछ बता रहा था ना, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। इसके बारे में एक लाइब्रेरी में सुना था, जंगल के अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना पे काम करता था। शायद यही बंदा सबसे पहले जंगल के इस हिस्से में गया था। अबे तू एक बार लाइब्रेरी जाकर पूरी लाइब्रेरी पढ़ गया क्या? तेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि एग्जाम से पहले बच्चे ने जो सवाल रट्टा मारा था ना, वही पेपर में आ गया। लाइब्रेरी में तूने जितना पढ़ा था सब हमारे काम आ रहे रे। फाइल्स में कुछ हैंड रिटन नोट्स थे। मैं यहाँ कुछ ढूंढने आया था। जंगल बोलता है मगर हर किसी से नहीं। ये जीवित है, अगर तुम उसकी लैंग्वेज समझ जाओ तो सब कुछ तुमसे कह देता है। मगर मुझे डर है मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। तो ये जंगल इंसान को रोक लेता है, बंदी बना लेता है, गायब कर देता है। लगता है हरिराम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है रे। और शायद हरिराम अब भी यहीं कहीं हो, उसे किसी ने अगवा कर लिया हो। हरिराम या तो पागल लगता है या साला चूतिया। कैसी बातें कर रहा है रे? जंगल बंदी बना लेता है और तू उससे बड़ा चूतिया मालूम पड़ता है रे भाटी। फाइल देख रहा है, कितनी पुरानी है, धूल लगी हुई है। वो अब तक यहीं पड़ा होगा। तभी उनकी नजर पास पड़े एक बैग पे पड़ी, जिसमें कुछ रोज के इस्तेमाल के सामान थे। ब्रश, पेस्ट, एक शीशा और एक टेप। टेप में एक कैसेट भी लगा हुआ था। आज तीसरा दिन है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। मैंने एक आवाज सुनी थी कल रात, किसी बच्चे के हंसने की। जंगल में कोई बच्चा नहीं था। ये कोई सिग्नल है या वार्निंग? कैसेट के दूसरे हिस्से में एक भयंकर चीख रिकॉर्ड थी, जैसे किसी ने आखिरी बार किसी और को छूने की कोशिश की हो। अरे राम दत्त की वार्निंग। अब हमें समझ आ रही है रे कि सारी बातें मजाक में नहीं लेनी चाहिए। ये हरिराम का केस कुछ सॉलिड मालूम पड़ रहा है रे। ऐसा लग रहा है जैसे इसे ना सच का पता चल गया था। इससे पहले कि वो ये सच दुनिया के सामने लाता ना, उसे रास्ते से हटा दिया गया। भाटी और कई बजे टनल से बाहर निकलकर जंगल के एक और हिस्से में पहुंचे, जहां उनका सामना हुआ एक पुरानी ट्राइबल औरत से। उसकी आंखें सफेद थी, जैसे वो अंधी हो, पर वो सीधा उनकी तरफ देख रही थी। छू लो तो मिट्टी हो जाओगे। जंगल सांस लेता है, जंगल गुस्सा भी होता है। रवि ने भी नहीं सुना था। यार यहाँ कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा यार। सब मेरी फाड़ने में लगे हुए हैं। क्या बोल रही है ये औरत रे? तू ही बात कर भाई। आप रवि को जानती हैं? उसने भी वही देखा था जो तुम देख रहे हो, पर उसने समझा नहीं। जंगल से ज्यादा खौफनाक और कुछ नहीं होता जब वो तुम्हारा चेहरा याद रख ले। आप किसकी बात कर रही हैं? कौन देख लेता है? माई, इसके आगे पीछे कुछ तो बताओ। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा? आधी बात बताकर क्यों डरा रही हो रे? औरत के हाथ में एक छोटा सा आइडियल था, 3 आंखों वाला, जिसे वो बार बार मिट्टी में दबा रही थी। वो दोनों की बातें सुनकर भी अनसुना कर रही थी। कई बजे जंगल में लगातार भटक रहे हैं। उन्हें लोग मिल तो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिल रहा जिससे वो सच के करीब जा सके, केस को सॉल्व कर सके।
तभी उन्हें एक बंद गुफा सा कुछ दिखता है। एक पत्थर को हटाने पर एक छुपे चैम्बर का रास्ता मिला। अंदर सब कुछ पुराना था, लकड़ी का फर्नीचर, एक डायरी और एक आखिरी नोट। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ, जंगल में समय रुका नहीं बल्कि घूमा है। जो तुम देख रहे हो वो पहले हो चुका है और दोबारा होगा। ये दायरा है। टाइम लूप, भूल भुलैया, अरे किस चीज की बात कर रहा है यू? ये कोई पहेली तो नहीं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? इशारों इशारों में कुछ और बताना चाह रहा हो। टनल में वापस जाते वक्त कजबजे को हेलुसिनेशंस होने लगते। उसे किशन की आवाज सुनाई देती है। तुम देर से आए भाई, मैं इंतजार कर रहा था। देख लो, तुम भी वही बन जाओगे जो मैं बना। कजबजे अचानक से उटपटांग बातें करने लगा, जिसका कोई मतलब नहीं निकल पा रहा था। वो बस पक रहा था और बोलते बोलते गिर गया। कजबजे, अरे कजबजे, होश में आ। मैं वापस जंगल में था। माँ को देखा, वो जिंदा थी। जो सब दिमाग का खेल सा है। जंगल या कुछ और हमारे इमोशन से खेल रहा है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ रे। मुझे ऐसा लगा मेरी माँ मेरे सामने है, वो मुझसे बात कर रही है। ओ ना, यहाँ कोई जादुई शक्ति है रे भाटी। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुएला है। हम सुबह तक भटक रहे हैं, इसलिए शायद तने ऐसा लग रहा है। भूखते चक्कर भी आने लगते हैं। ऊपर तो चारों ओर ये अंधेरा है। किसी रास्ते जाना है, कुछ बेरा ना चल रहा। मैं कोई दूध पीता बच्चा दिखाई दे रहा हूँ तेरे को? मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ कोई शक्ति है रे। मुझे महसूस हुई है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए रे भाटी। जरूरी नहीं है कि हम हर केस सॉल्व ही करें। कुछ चीजें इंसानों के बस के बाहर होती है। हमें नेचर से खेलना नहीं चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम इसके बारे में कल बात करेंगे ठंडे दिमाग में। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक नैरो पैसेज में घुसते ही जमीन नीचे से खिसक जाती है। भाटी लटक जाता है एक चट्टान से। ए भाटी, पकड़े रहना मेरे भाई। मैं ठीक हूँ, तू आसपास देख रहे? कोई और तो ना है? तो अपना कवर तैयार रख। यहाँ कोई नहीं है रे। रुक, मैं तुझे निकालने की कोशिश करता हूँ। तू हिम्मत बनाए रख भाई। अरे मैंने रास्ते में रस्सी पड़ी हुई देखी थी, मैंने लेकर आ। कजबजे भागकर रस्सी ले आता है और पहले उसकी मजबूती को चेक करता है, फिर पास के एक पेड़ में बांध देता है ताकि रस्सी हाथ से छूटे भी तो भाटी सीधा नीचे न जाए। थोड़ी देर बाद वो रस्सी के सहारे भाटी को निकालता है। मुसीबत से निकलने के बाद दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे। उनकी सांसें तेज, लेकिन आंखों में एक नया डर। यू सिर्फ टनल को ना, यू एक चक्रव्यूह से है। और हम अभी तक ना सिर्फ दरवाजे तक ही पहुंचे हैं रे भाई। हम जितना सच के करीब जाना चाह रहे हैं, उतना ही खुद को सच से दूर पा रहे हैं। मन लग रहा है हमें पुलिस के दिमाग से सोचना बंद कर देना चाहिए। हमें अब कोई रास्ता निकालना चाहिए। भाटी और कजबजे हरिराम दत्त के नोट्स और कैसेट से कुछ सच समझने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल बोलता है ये उन्होंने सुना था, पर अब वक्त था उसकी असली आवाज सुनने का। ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही भाटी। हर कदम पे लगता है हिलेगा कुछ बोलेगा। या हर चीज को शक की निगाह से देखने की जरूरत है रे। कदम कदम पर ट्रैप लगा हुआ है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हरिराम के नोट्स में था, जंगल सिर्फ उन्हें बोलता है जो सुनने के लिए तैयार हैं। शायद हम अभी उसी मोड़ पे हैं। हमें बस अपना कान और आंखें खुली रखनी है। अगर कोई सुनाने आड़ा है तो बोलने आड़ा भी खामोशी ओढ़ लेता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी जगह मिली। अंदर एक पुरानी चादर, एक लैंटर्न और कुछ कागज। एक टेप रिकॉर्डर भी था जिसमें एक लेबल था, हरिराम दत्त, आखिरी रिकॉर्डिंग। अगर ये कोई सुन रहा है तो समझ जाओ जंगल जिंदा है। मैं अब सिर्फ रिसर्चर नहीं, इस जंगल का हिस्सा बन चुका हूँ। रवि वो बदल गया है। उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। जंगल ने उसे चुना, या शायद उसने जंगल को चुना। मुझे डर है मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। इसका मतलब हरिराम लापता नहीं हुआ, मरा नहीं, उसको गायब किया गया है। हरिराम जिंदा था रे। रवि ने उसे बंद किया, लेकिन
रवि उसकी जान के पीछे काहे को पड़ा हुआ था? क्या रवि ने उसे सच में मार दिया रे? ना, उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन जिंदा होने की कोशिश भी। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा था। हमें आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कुछ और मिल जाए। चल आगे देखते हैं। एक और फाइल मिली, इस बार किशन के लिखे कुछ पन्ने और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। रवि अब वो रवि नहीं रहा। हर रात वो जंगल जाता है और जब लौटता है उसकी आंखों में एक अजनबी चमक होती है। वो कुछ और होता है, जैसे उसके भीतर दो इंसान बसते हों। उसे डर लगने लगता है। एक बार तो उसने मुझ पर हाथ उठाया, कहने लगा तू हरिराम जैसा बन गया है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा, भागना होगा। ये जंगल मुझे भी ले लेगा। रवि, पल्ला, हरिराम, ये किशन, अरे ये सभी लापता इंसानों के पीछे रवि का ही हाथ है। लोग जंगल से डरने लगे थे, लेकिन असली डरना उनके बीच ही रहता है। उन्हें रवि से डरना चाहिए। जंगल ने किसी को गायब नहीं किया। ये रवि है जो सबको गायब करता है और जो कर रहा है। टनल के अंत में एक छोटी सी जगह थी। वहां रवि बैठा था। उसके पास एक मोमबत्ती थी और आंखों में शांति या पागलपन। रवि, हमने तो लग गया था तुम इस गांव और जंगल न छोड़ के अभी तक तो बाज लिए होंगे, लेकिन यहीं मिल गया। अरे तू तो इतना शातिर खिलाड़ी ना मालूम पड़ा। मैं जंगल से कभी दूर नहीं जा सकता। वो कहीं दूर चले जाते हैं, इस दुनिया से कहीं दूर, जो मुझे जंगल से दूर करना चाहते हैं। यानी कि तुम्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं, बावजूद तुम यहाँ बैठे हो। मुझे पता था तुम लोग आओगे। हर कोई आता है जब वक्त पूरा हो जाता है। बेटा, वक्त तो तेरा पूरा हो चुका है। ये सारी बकचोदी ना मुंह से इससे बाहर निकल जाएगी जब गांड पे ना 4 लाठियां पड़ेंगी। हरिराम के साथ तूने क्या किया? उसने क्या बिगाड़ा था थारा? हरिराम को तुमने बंद किया है या मार दिया है? उसने मुझे जंगल की भाषा सिखाई। उसने मुझे बताया कैसे पेड़ों से बात करते हैं, यहाँ रहने वाले जीवों को कैसे आवाज लगाते हैं। ये सब कुछ मैंने हरिराम से सीखा, पर वो जंगल का सम्मान नहीं करता था। यहाँ रहने वाले के लिए कुछ कायदे होते हैं। जंगल सिर्फ एक रखवाला चाहता है। मैं बना उसका रखवाला। किशन भी उसी रास्ते पर जा रहा था, उसे रोकना पड़ा। मतलब तूने हरिराम और किशन दोनों को मार दिया? मैं जंगल का नियम फॉलो कर रहा था। जंगल किसी को नहीं बख्शता जो उसकी मर्यादा तोड़ता है। अगर तुम इसके रास्ते में आओगे तो तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर मैं भी यहाँ के नियम तोड़ता हूँ तो मैं भी माफी का हकदार नहीं हूँ। जंगल के नियम को तुमने जंगल राज समझ लिया। नेचर में सब कुछ संतुलित है। जो इसके नियम तोड़ता है ना, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। तुम्हारे ऊपर फितूर सवार हो गया कि तुम ही इसके असली रक्षक हो। जंगल के कानूनों को बचाने के लिए इंसानों के बनाए कानून को ना तोड़ दिया है। तुमने अपनी दीवानगी में 3 लोगों की जान ले ली। तुम लोग नहीं समझ सकते। तुम्हारी सोच इतनी आगे नहीं जा सकती। भगवान ने मुझे ये काम सौंपा है। जंगल जिंदा है और मैंने उसकी सेवा की है। कोई इसे नहीं मार सकता। भाटी और कचबजे ने रवि के पीछे देखा। वहां एक स्केलेटन था और कुछ कपड़े, नोटबुक और स्पेक्टिकल्स भी वहीं थे। यू किसका कंकाल सा है? सामान देखकर लग रहा है यू हरिराम का सा है। तुमने सही पहचाना। तो ये हरिराम था। जंगल ने उसे भी छोड़ दिया। ये सुरंग क्या है रवि? ये एक प्राचीन चक्र है। ट्राइबल्स के अनुसार ये जंगल की नदियों का संगम है, जहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जो उस जगह तक पहुँचता है उसे या तो सब कुछ मिलता है या सब कुछ छिन जाता है। हरिराम समझ नहीं पाया। किशन ने कोशिश की, लेकिन मैं चुना गया। ये बोलते हुए रवि की आवाज बदल गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने मुट्ठी भींच ली थी। रवि ने अपने हाथों को देखा जैसे उसमें कोई अलग ताकत हो। तू चुना ना गया, तूने जंगल का भरम पाल लिया बैंड-चोद। हरिराम ने भी सिर्फ समझाने की कोशिश की थी। वो यहाँ रिसर्च करने आया था। वो जंगल ने कोई नुकसान ना पहुंचाना चाहता था। ऐसा तुम्हें लगता है? उसके रिसर्च का फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठाती, बड़ी बड़ी मशीन लेकर आते और जंगल को काट डालते। हरिराम तुम्हारे लिए एक अच्छा आदमी होगा, मेरे लिए वो एक शैतान था। भाटी ने रवि की तरफ बंदूक उठाई। रवि चुप था।
लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभरने लगी थी। जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था, जैसे सब कुछ सांस रोके उस पल का इंतजार कर रहा हो। अरे तूने 3 लोगों की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि तू जंगल से चुना गया था। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, जंगल ने मुझे चुना। हरिराम और किशन ने उसका अपमान किया, मुझे उनका अंत करना ही था। रवि ने हाथ उठाने की कोशिश की, पर उसी वक्त एक तेज चीख गूंजी, ऐसी चीख जो ना आदमी की थी ना जानवर की। जंगल जैसे जिंदा हो गया हो, जैसे उसने रवि के खिलाफ बोल दिया हो। नहीं, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं ही तो था जिसने तुम्हारी रक्षा की, मुझे छोड़ो। एक अजीब सी शक्ति ने रवि को पीछे खींच लिया, जैसे उसके पैर जमीन में धंसने लगे हो। उसकी आंखों से खून बहने लगा, शरीर थरथराने लगा, हाथ पांव झटक रहे थे। जंगल ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं ही तो था जो तुम्हारा पैगंबर बना, तुम मुझे क्यों? रवि की चीख रुकी, उसका शरीर सीधा लेटे हुए एक ठंडी लाश बन चुका था। आंखें खुली, पर उसमें जिंदगी का रंग छुट्टा जा चुका था। चाल खाज बजे, जंगल ने जिसका काम था वो तो कर दिया, अब कानून अपना काम करेगा और हम अपना। कसूल पुलिस स्टेशन का माहौल शांत था, लेकिन भाटी और कजबजे के चेहरों पर जंगल के राज अब भी घूम रहे थे। रवि की मौत के बाद उन्होंने वापस आकर सीधा अपना इन्वेस्टिगेशन रूम का रुख किया। बिना खून के रूम के कॉर्नर में एक पुरानी वॉल क्लॉक ने 4 बजने का घंटा मारा। जंगल के राज लिखे जा चुके थे। रवि का अंत हो चुका था। हरिराम की आवाज एक फाइल में बंद थी, लेकिन जंगल अब भी जिंदा था। कुछ राज सिर्फ जंगल ही समझता है, हम सिर्फ उनका अंश भर समझ पाते हैं। केस क्लोज हो सकता है, पर कहानी कभी खत्म ना होती। जंगल ने एक कहानी पूरी की, पर क्या जंगल की कहानी कभी पूरी होती है? हर नए कदम पे वो नए राज पैदा करती है। शायद ये सिर्फ एक अध्याय था। मैं फिर जाऊंगा जंगल ते एक बार और मिलने खातिर। मन लागे है शायद कुछ अधूरा रह गया है। ये था सुरंग का रहस्य का अंतिम एपिसोड। एक कहानी जो खून, धोखे और जंगल के जज्बात से भरी थी। भूलना मत, जंगल जिंदा है और शायद सुन भी रहा हो। He's the monster, killing all the gangsters. Check out the raids are off your range. He's the master. He's the monster, killing all the gangsters. चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक। He's a bad boy. He's a bad boy. He's a bad boy. Motherfucking bad boy. Bad boy. 8. पुणे की हवा अप्रैल आते आते थोड़ी ह्यूमिड होने लगी थी। और ह्यूमिड हवा की एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें चलते हुए पसीना बहुत आता है। भाटी को पसीने से सख्त नफरत थी, और इस वक्त नफरत कुछ और इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि उसके माथे से सरकती पसीने की बूंदें सीधे उसकी गर्दन पर जा रही थी, और ठीक उसी जगह हो रखा था एक घाव। जैसे जैसे पसीना और घाव तक पहुंचता, भाटी को जोरदार जलन होने लगती। बार बार पसीने को पोंछते पोंछते वो उस गली के आखिरी मकान के गेट पर पहुंचा, और जब नॉक किया तो घर के अंदर से आती मराठी टीवी सीरियल की आवाज थोड़ी कम हुई। वो तीसरी बार नॉक कर पाता कि इससे पहले ही गेट खुला। हेलो, तुम? पहचाना है मैंने। अरे सेंटेंस तो पूरा करने दो। तुम कौन? थारे यहाँ इससे स्वागत करते हैं, चल पड़ा मरे। भाटी ने सामने लुंगी और बनियान में खड़े उस 1.5 पसली चश्मिश को कोने में धकेला और घर के अंदर घुस गया। वो तुरंत पीछे पीछे भागा। ए भाऊ, एक मिनट थाम। कौन रे? कौन है तू? माई सेल्फ करम सिंह भाटी। एंड माई सेल्फ पराग मात्रे। लेकिन मैं तेरे को नहीं जानता। लेकिन मैं तन्ना बहुत अच्छा था जानता हूँ। क्या मतलब?
हमारा दोस्त थारी बहुत बातें करता था भाई। कौन दोस्त? कौन सा दोस्त? भाऊ मैं किसी को नहीं जानता उधर हरियाणा में। मेरी तो पढ़ाई लिखाई सब इधर ही छुई है, मैं कैसे जानेगा उधर किसी को? कौन दोस्त है? ये क्या सस्पेंस फिल्म बना रखी है यार? बोलना भाऊ। एसी है। एसी है मगर बेडरूम में उधर। अबे मेरे बेडरूम में मत घुस। सुन तो। अच्छा चल कोई नहीं, बेडरूम में बैठ गया है तो अब बता। तू किसी अर्जुन काजबजे ने जानता है? अर्जुन कजबजे? अर्जुन कजबजे, हाँ सुना है तो। तू शिवाजी राव हाई स्कूल से पढ़ा है ना रे? पराग ने जैसे ही स्कूल का नाम सुना उसके माथे की शिकन एकदम से गायब हुई। उसे जैसे कुछ याद आया। ओह कजबजे, वो बक्चोद हरामी अर्जुन ना? अरे अपना अर्जुन ना? हाँ वही तारा दोस्त था ना रे वो? हाँ मतलब दोस्त वोस्त तो कोई खास नहीं था, लेकिन बस बुली करता था मुझे बचपन में चश्मिश वशमिश बोल के। छोड़ना, 1 मिनट। था मेरा दोस्त था का क्या मतलब? अरे उसे क्या हुआ? सब ठीक तो है? ए भाई ये चुप क्यों बैठा है? कुछ बोल तो, बोलना, कुछ बोल। भाटी कुछ नहीं बोला। चुपचाप उसने पीछे की जेब में रखा वॉलेट निकाला और उसमें से अपना पुलिस आईडी कार्ड निकाल कर पराग के हाथ में दे दिया। स्पेशल इंस्पेक्टर करम सिंह भाटी, इंस्पेक्टर रात को 2 बजे इधर? साहब सब कुछ ठीक तो है ना? आप इतनी रात को इधर आए और अज्जू की बात कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना? बोलो ना सर। वो जैसा भी था, जानता था मैं उसको, बहुत दुख दिया, माधरचोद था, बुली करता था, लेकिन दिल का अच्छा था। क्या हुआ सर उसे? बोलो ना। देख भाई, वो क्या कहना अंग्रेजी में, देयर इज नो इजी वे टू से दिस। माने ये जो बात मैं कहना जा रहा हूँ। अरे माने मुझे मालूम है सर, बोलो ना क्या हुआ? अर्जुन मर गया? पराग का दिल बैठा जा रहा था कि भाटी क्या जवाब देगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता घर की घंटी दोबारा बजी। पराग को कुछ समझ में आता इससे पहले उसके कदम आदतन गेट की तरफ गए। उसने गेट खोला। क्या हाल है मजे यार, मजे मित्र हैं? ये बोलना पारो। तू अज्जू? नहीं, तू भूत है, तू भूत है। अरे भाटी साहब बचाओ, भूत भूत भूत। थोड़ी देर के लिए तो अर्जुन की गांड खुद फट गई कि उसका दोस्त पराग चिल्ला क्यों रहा है। वो भी पराग के पीछे पीछे भागा बेडरूम की तरफ। जैसे ही वो बेडरूम में घुसा उसने देखा कि पराग भाटी के पीछे डरा बैठा है। अरे इधर तो आना पारू। अबे हट, भूत है तू, भूत। सर ये अर्जुन तो मर गया था ना? नहीं तो मैंने कब क्या? अरे क्या झूठ बोल रहे हो? बोला तो था ना? अरे कद बोला? अरे पहले तुम आए, फिर मुझे बोला कि तुम ऑफिसर भाटी हो। हाँ तो हूँ। फिर तुमने बोला कि एसी वाले कमरे में बैठूंगा, और फिर हाँ मतलब बोला तो नहीं, लेकिन मतलब तुम्हारा वही था। बोल रहे थे ना रोने सी शक्ल बना के कि अर्जुन। अरे हाँ तो यही तो बोला था कि अर्जुन आता ही होगा। चुप साले भाटी, मैंने तुझे बोला था ना मैं सुसु करके आ रहा हूँ, सामान का ख्याल रखना। और तू साला क्या किया ये? माधरचोद, मेरा सारा सामान लेकर यहाँ आ गया। उसी बैग में मेरा सब कुछ था, फोन पर सब। मुझे ही पता है ना साला मैं इधर कैसे आया है। अरे काज बजे, तू नहीं तो बोला था कि तू पुणे के चप्पे चप्पे न जानता है। अबे ओए, चप्पे चप्पे को जानता हूँ मगर शक्तिमान थोड़ी ना हूँ। मैं कितना डर गया था मालूम है तेरे को? ऐ मौसी की गांड, सालो तुम में से कोई बताएगा कि तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ क्यों नहीं। तू इसके लिए आम रस और मेरे लिए सोम रस लेकर आ, फिर बताता हूँ। पराग सर खुजाते हुए किचन की तरफ गया और थोड़ी ही देर में सामान लेकर वापस आया। अरे मेरे यार, अब सुन, वो क्या हुआ था ना, अपन दोनों यानी मैं और भाटी कल रात को सो रहे थे साथ में। अरे इतना टोकेगा तो कहानी कैसे सुनाएगा? सुन अर्जुन, ये एक सांस में सब बोल दे, नहीं तो यो फिर टोक देगा रे। ठीक है तो शुरुआत से शुरू करते हैं। भाटी और मैं कल रात बैठे थे, तभी हमें पुणे पुलिस का फोन आया। एक मर्डर केस यहीं अपने इंजेवाड़ी का।
अब अपन को साला ये समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटे मोटे लोकल केस के लिए हम दोनों स्पेशल ऑफिसर क्यों मांगते हैं उन लोगों को। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि केस में जिसे अरेस्ट किया गया था वो कुछ बोल ही न रहा। ओ, गूंगी है बेचारी। नहीं बहन के लंड, गूंगी नहीं है, मगर फिर भी नहीं बोल रही। पुलिस के किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है। अबे तो तुम लोग क्या उसके मुंह में दोगे? अबे अरे मेरा मतलब क्या मुंह में चिमटा डालकर उसके गले से सच निकलवाओगे? मैं इंटेलेक्चुअल हूँ और डॉक्टर टाइप भी दिखता हूँ, मगर डॉक्टर हूँ नहीं रे। तो ज्यादा ओवर शाना मत बन। हाँ, अपन इधर इसलिए आया है क्योंकि उसने स्पेशली हमारा नाम लेकर ना हमें बुलाया है। बोल रही है कि हमारे सवालों का ही जवाब देगी। हाँ, समझा, सब समझा। मगर एक बात बता, तू और मैं पिछली बार 20 साल पहले मिले थे, तू आज इधर काहे को आया एकदम से? हैं? अरे यार, इतनी गर्मी है यहाँ पर, होटल का पैसा बचाना था, सोचा तुझे ही याद कर लेता हूँ। और बता, सब बढ़िया है ना? अबे साले मादरचोद, चिन्नी चोर बहन के लौड़े, तूने अपने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मेरी सारी चढ़ी हुई दारू उतारी। अबे ओए, तू मुझ पे ऐसे चप्पल से हमला नहीं कर सकता, समझा? पुलिस वाला हूँ मैं, समझा क्या? अबे हट, तेरी तो पुलिस वाला है तो घर में घुस जाएगा क्या? इसी चीख पुकार के बीच में न जाने कब भाटी को नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह करीब 12 घंटे बाद भाटी और अर्जुन उसी पुणे की गर्मी में पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में उतर रहे थे। अच्छा एक बात बोल रहे, तू अच्छा ठुल्ला बनेगा या बुरा ठुल्ला? अरे भाई, बुरा होगा तारा बाप। मैं बेस्ट ठुल्ला, मारा मतलब बेस्ट ऑफिसर हूँ, नो डाउट। अबे साले, तू है तो जाहिल ही, तो पूरा ठुल्ला मतलब बैड कॉप। अबे तू इंग्लिश वाली फिल्में देखा कर यार। क्या दो पुलिस ऑफिसर ऐसे ही मस्त घुसते हैं मस्त स्टेशन में, फिर डिसाइड करते हैं कि इंटरोगेशन में कौन गुड कॉप कौन बैड कॉप बनेगा। अरे मतलब तू बैड कॉप बनकर उसको धमकाएगा, ये सब करेगा, और फिर जब तू गुस्से में बाहर आएगा ना, तो मैं अच्छा कॉप बनकर उसे प्यार से सब कुछ कबूल करने को बोल दूंगा, और ऐसे कबूलनामा हो जाएगा। सिंपल है रे। अरे इतना सिंपल होता ना तो आज मजदूरी करने आड़ा हर एक आदमी पुलिस ऑफिसर होता। तन्ने केस मालूम सा है? अबे इस औरत ने एक औरत और उसके 12 साल के बेटे का बेरहमी से मर्डर कर दिया है। यूं इन सब से मानेगी के? मगर सुन ले, अगर युवक चोरी करनी है तो बैड कॉप मैं ना बनूंगा, मैं पूखी ऑफिसर हूँ, ओनली गुड कॉप। हाँ बड़ा है यार, ठीक है, मैं एक्टिंग कर लेगा, तुझसे वैसे भी एक्टिंग होती किधर है रे? अर्जुन और भाटी बात करते करते फाइनली इंटरोगेशन रूम के अंदर पहुंचे। सामने एक स्टील की टेबल पड़ी थी और वहीं पास में 2 चेयर्स अर्जुन और भाटी के लिए, जबकि दूसरी चेयर पर सर नीचे करके एक औरत बैठी थी। जैसे ही भाटी और अर्जुन अंदर घुसे, उसने टेबल से सर उठाया। सर उठाते ही भाटी और अर्जुन कुछ चौंक से गए। कारण था उस लड़की का चेहरा। भाटी और अर्जुन ने वो चेहरा आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, मगर लड़की ने तो उन्हें नाम लेकर बुलवाया था। क्या वो इन दोनों को जानती थी? कम से कम उसकी आंखों की चमक तो यही कहती थी। आप लोग फाइनली आ गए। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गॉड। ऐसा तो पहली बार देखा है कि पुलिस के आने से किसी मुजरिम को इतनी खुशी हुई हो। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मुजरिम को कोई खुशी नहीं होती, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं मुजरिम हूँ ही नहीं। मैडम, हमारी जिंदगी से पिछले कई साल जुर्म की गलियों में घूमते घूमते बीते हैं। किसी मुजरिम ने कभी माना है कि वो ही मुजरिम सा है? ये पता लगाना हमारा काम है। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मुजरिम को ढूंढने के इसी काम में मैं आपकी मदद करूंगी। और आपने ऐसा क्यों लगता है कि हम आपकी मदद लेंगे? क्योंकि मैं जानती हूँ कि रीना जी का कातिल कौन है। और हम आपकी बात क्यों माने? देखिए, मैं बिना सबूत के बात नहीं करती। आप इस नंबर पर फोन कर लीजिए, अगले 3 घंटे में आपका केस सॉल्व हो जाएगा। डर की एक महक होती है, वही महक जिसे सूंघकर कुत्ते पीछा करते हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब शेर किसी बड़े जानवर पर हमला करता है
तो पहले यही डर की महक खुजता है। इधर वो महक मिली, उधर शेर का अटैक शुरू। भाटी ऐसे इंटरोगेशन रूम में काफी दफा बैठा था। हर बार सामने बैठे आदमी के आसपास से उसे डर की महक आती ही थी, लेकिन इस बार कुछ तो अलग था, क्योंकि यामिनी डरी हुई नहीं थी। इंटरोगेशन रूम के अंदर स्टील की टेबल के उस पार बैठी यामिनी बस देखे जा रही थी। टेबल के इस तरफ बैठे स्पेशल इंस्पेक्टर करम सिंह भाटी, जिसके माथे पर पसीना अब भी उसके घाव के पास जलन मचा रहा है। यामिनी ने भाटी की आंखों में देखा और जो अपने बालों को एकदम फिल्म स्टार वाली अदा से पीछे झटका। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दोनों एक दूसरे को तौल रहे हैं। बस फैन की आवाज और भाटी की सांसों का भारीपन। मैडम, ये कोई फिल्मी सेट ना है कि आप ऐसे बाल झटकेंगी और हम केस भूल जाएंगे। सीधे पॉइंट पे आओ, बात क्या है? अरे भाटी साहब, इतनी जल्दी क्यों? हाँ थोड़ी सी बात करना तो बनता है, थोड़ी दोस्ती हो, बातचीत हो। अब आप जैसे डैशिंग आदमी और मुझ जैसी लड़की के बीच में दोस्ती भी ना हो तो लानत है ना। आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं, रगिड हो। हाँ, रगिड, जैसे कोई ओल्ड स्कूल हीरो। ये बात तो भाटी को भी समझ में आ रही थी कि यामिनी भाटी पर स्ट्रेट अवे डोरे डाल रही थी। भाटी अकेला था, इसलिए अनकंफर्टेबल भी हो रहा था और रह रहकर सोच रहा था कि ये साला कजबजे कहां रह गया। मगर इतनी देर चुप बैठा तो उसने एक सवाल यामिनी की तरफ उछाला। ये बताओ, आपने हमें, मतलब मने और अर्जुन को इस केस के लिए क्यों बुलाया है? पुणे पुलिस भी तो थी, इनके पास क्या कमी थी? भाटी साहब, आपको लगता है कि लोकल पुलिस मुझे पसंद करती है? खैर, आपकी गलती नहीं है। आप दरअसल मेरे बारे में जानते नहीं है ना। अक्सर क्रिमिनल्स को पुलिस पसंद ना करती, इसमें नया क्या है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी भाटी साहब। रही लोकल पुलिस की बात, अरे वो तो मुझसे जलते हैं, और जले भी क्यों ना, आखिर कंपटीशन हूँ ना मैं उनका। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मेरे पापा भी थे। उन्हीं के कंधे पर घूम घूम कर सीखा है कि इस दुनिया में शक के बिना पर कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं उसी शक का इलाज करती हूँ, पुणे के बड़े बड़े लोगों के राज छुपाती और खोलती हूँ। जब जब लोगों का पुलिस पर भरोसा नहीं होता, लोग मेरे पास आते हैं और पुलिस को ये बात चुभती है, विच इज काइंड ऑफ फेयर। आई मीन, अगर अभी आप कहें कि आपकी बीवी है तो मुझे भी जलन तो होगी ही ना। प्राइवेट डिटेक्टिव मतलब आप लोगों की जासूसी करती हैं? कोई प्रूफ है इस बात का या ऐसे ही बोल रही हैं? प्रूफ? भाटी साहब, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करती। और वैसे भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं, ऐसे दिल तोड़ेंगे क्या मेरा? मैडम, यू फ्लर्ट बंद करो। मैं यहाँ केस सॉल्व करने आया हूँ, ना कि यू सब। सीधा बताओ, आप रीना शेट्टी के केस में कैसे इन्वॉल्व थी और हमें क्यों बुलाया है? भाटी का चेहरा लाल हो रहा था और वो अपनी चेयर पर थोड़ा पीछे खिसक गया। यामिनी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो भाटी के डिस्कम्फर्ट को एंजॉय कर रही हो। ठीक है तो भाटी साहब, मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मेरी स्पेशलिटी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना नहीं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, यू नो। लोग मेरे पास आते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनके साथ धोखा कर रहा है। मैं उनके लिए प्रूफ जमा करती हूँ, फोटोज, वीडियोस, चैट्स, लोकेशंस, और क्लाइंट को सच मिलता है, डिवोर्स का ग्राउंड मिलता है और मुझे मेरी मेहनत का पैसा। मतलब आप लोगों के घर के अंदर झांकती हैं? यूँ तो थोड़ी सी गंदी बात सा नहीं? गंदी या साफ भाटी साहब, वो तो पता नहीं, पर ये मेरा काम है और इस बार भी मैं ऐसा ही केस सॉल्व कर रही थी। क्लाइंट का नाम था मनोहर शेट्टी, एज 35, बड़ा बिजनेसमैन, हिंजेवादी का। उसको शक था कि उसकी बीवी रीना, जो कि 28 साल की है, उसे चीट कर रही है। किसके साथ कर रही है ये नहीं मालूम था उसे, और यहीं से मेरी एंट्री हुई। मनोहर ने मुझे हायर किया था रीना की जासूसी के लिए। अरे क्या बरा चाला तुमने? पता तो बहुत कुछ हुआ। मैं रीना के पीछे लग गई। एक हफ्ते तक उसकी हर हरकत पर नजर रखी। सुबह उसका योगा क्लास, दोपहर में किटी पार्टी, शाम को जिम।
लेकिन असली खेल तो रात को होता था। रीना का घर एक बड़ा सा बंगलो हिंजेवादी के फेज 3 में। वहाँ एक नौकर था, मुकुंद, 25 साल का। हर रात जब मनोहर अपने ऑफिस में देर तक काम करता था, रीना और मुकुंद बिस्तर चटकाते थे। नौकर के साथ घर के अंदर? तुमने बेरा है ना, तुम क्या कह रहे हो यो? हद तो तब हुई भाटी साहब जब मैंने ये सब रिकॉर्ड किया छुप के उनके घर के बाहर एक छोटे से ड्रोन कैमरा से। रात के कोई 1 बजे थे जब सारा मोहल्ला सो रहा था। मैंने देखा रीना और मुकुंद ड्राइंग रूम में जाग रहे थे, कुछ ज्यादा ही जागे हुए लग रहे थे। मैंने उनकी फोटोज ली, वीडियोस बनाए, सबूत इतने पक्के थे कि सब साफ था। यामिनी इस पूरे केस को इस डिटेल से बता रही थी जैसे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के हर पल को दोबारा जी रही हो। भाटी का मुंह अब भी खुला था, पर उसकी आंखें यामिनी के चेहरे पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसकी कहानी के अगले ट्विस्ट का इंतजार कर रहा हो। जब मैंने ये सबूत मनोहर को दिखाए तो वो तो जैसे पागल सा ही हो गया। उसने चिल्ला चिल्लाकर मुकुंद को गालियां देनी शुरू कर दी और रीना को तो कोसना शुरू कर दिया। मैं उसे समझा रही थी कि वो शांत हो जाए, डिवोर्स का केस बनेगा, सब लीगल तरीके से हैंडल करे। पर मनोहर वो तो कुछ भी नहीं सुन रहा था। उसने कहा मैं रीना को छोड़ूंगा नहीं और गाड़ी लेकर निकल गया अपने घर के लिए। मैं तो बिल्कुल डर गई भाटी साहब। मैंने सोचा अगर ये गुस्से में कुछ गलत कर देगा तो केस बिगड़ जाएगा। सो मैंने तभी के तभी कैब बुलाई और लगभग आधे घंटे बाद मैं उसके घर पहुंच गई मामला शांत करवाने के लिए। फिर? और फिर जब मैंने गेट पर नॉक किया तो वो अपने आप खुल गया और अंदर का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने से जा नहीं रहा। रीना और उसका बेटा 12 साल का आर्यन दोनों वहीं पड़े थे। मेरा मतलब उनकी लाश पड़ी थी। रीना के गले पर गहरे निशान, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। आर्यन के सिर पर चोट, खून से लथपथ था वो। मैं शॉक्ड थी भाटी साहब। मैंने मनोहर को आवाजें लगाई, पूरे घर में घूमी, मगर वहाँ कोई नहीं था। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, पुलिस आ गई और क्योंकि मैं वहाँ मौजूद थी उन्होंने मुझे ही पकड़ लिया मर्डरर समझकर। तो फिर मर्डर किसने किया? मनोहर ने? अब देखिए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं तो इसलिए मैं नहीं जानती भाटी साहब, पर मुझे लगता है मनोहर कुछ तो छुपा रहा है। उसके गुस्से को मैंने देखा था। उसने खुद बोला था कि वो रीना को छोड़ेगा नहीं। मोटिव था उसके पास, स्ट्रॉन्ग मोटिव था। भाटी के दिमाग में सवाल उठ रहे थे। जैसे ही भाटी कुछ और पूछने वाला था, इंटरोगेशन रूम का दरवाजा जोर से खुला। चल अंदर लवड़े। अर्जुन के साथ कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ, मनोहर शेट्टी। लंबी हाइट, थोड़ी सी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसके कपड़े थोड़े से गंदे थे, जैसे वो किसी लंबे सफर से आया हो। भाटी और यामिनी दोनों एकदम से चुप हो गए और कमरे में एक भारी सी खामोशी छा गई। अरे यू क्या नाटक से अर्जुन, इसने कहां से उठा लाया? नाटक नहीं भाटी, सबूत। थोड़ी सी खाक छानी और ये मिला, मनोहर शेट्टी, रीना का पति। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं रीना से प्यार करता था। हाँ, मुझे गुस्सा आया था जब यामिनी ने मुझे बताया कि वो उस नौकर के साथ, पर मैंने उसका खून नहीं किया। भाटी, ए सुनना, यामिनी ने जो बोला था सब कुछ सच निकला रे। उसके फोन के जीपीएस रिकॉर्ड्स मैच होते हैं। उसने रीना के घर में 9:32 पर ना एंट्री ली थी रात में। मर्डर 9:15 के करीब हुआ था रात में। उससे पहले रीना के नेबर्स ने एक स्ट्रेंजर को देखने की रिपोर्ट भी दी थी। डिस्क्रिप्शन मैच करता है रे मुकुंद से। मुकुंद नौकर? हाँ, और सबसे बड़ी बात, यामिनी के सबूतों में रीना और मुकुंद का एक ऑडियो क्लिप भी है। वो एक दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं। रीना चाहती थी मुकुंद उसे छोड़ दे। मुकुंद उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मतलब मोटिव मुकुंद के पास भी है। तो अब समझे इंस्पेक्टर साहब, मैं उस वक्त बस गलत जगह गलत वक्त पर थी, मुजरिम नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा आप लोग मुझे बचाने वाले हैं। आज बजे मुकुंद का कुछ पता चला? ये रहा, अभी सीएसटी स्टेशन पर पकड़ा गया है। बैग में कैश और पासपोर्ट मिला है, भाग रहा था।
तो केस इंटरेस्टिंग मोड ले रहा है। यामिनी, तुम कहानी के विलन ना, शायद विक्टिम हो या विटनेस भी, लेकिन अब तक सब कुछ क्लियर ना हुआ है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा ना आया है। इंस्पेक्टर भाटी, ट्रस्ट इज लाइक अ ग्लास। एक बार टूटा तो जुड़ने में वक्त तो लगता है। मुझे वक्त दो, खुद सब कुछ समझ जाओगे। तो इंटरोगेशन रूम की हवा बदल चुकी थी। जहां कुछ देर पहले सिर्फ शक था, वहां अब एक कहानी सामने आने लगी थी। अर्जुन ने भाटी की तरफ देखा और भाटी ने यामिनी की आंखों में। He's a monster, killing all the gangsters. Check out the razor off your range, he's the master. He's the monster, killing all the चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़ेले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक।